वेलकम टू द चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं बच्चों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है समझना। इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम में भी बहुत है और बच्चों इसको हमें इसलिए भी समझना है क्योंकि जितने भी एटम के मॉडल हम आगे सीखते हैं, जितनी भी हम आगे फर्दर स्टडीज में जाते हैं एटम की, आपको रदरफोर्ड की पूजा करनी होगी, आपको रदरफोर्ड को जानना होगा, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को जानना होगा। रीज़न ये है बच्चों क्योंकि जब तक आपको एटम का फंडामेंटल का नॉलेज नहीं होगा आप एटम की स्टडी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है बच्चों। तो हुआ क्या था बच्चों कि इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स की हेल्प ली है। ठीक है, और उन स्टूडेंट्स का नाम मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, गीगर मार्सडन। ठीक है, गीगर मार्सडन। तो इस एक्सपेरिमेंट को इसी वजह से गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट से भी जाना जाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह इससे रिलेटेड आते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि इन गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट ये हुआ, ऐसे हुआ। तो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट सिंपली आप किसकी बात कर रहे हो? आप रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट है, इसको हमें जानना है, इसमें क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे कंक्लूजन्स निकाले। पहले एक्सपेरिमेंट को जानेंगे और फिर उसके कंक्लूजन और साथ साथ ऑब्जर्वेशन पे भी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है और फिर सीख जाएंगे कि उसके कंक्लूजन क्या है। चलिए तो मैं आपको सिखाता हूं। देखो बच्चों, इसमें हमें एक चीज समझनी है। हमारे पास एक बॉक्स है बच्चों, ठीक, ये एक हमारे पास बॉक्स है। चलो जी, इसके अंदर है अल्फा पार्टिकल का कोई सोर्स। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, तो बच्चों रदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं। और यहां पे बच्चों उन्होंने क्या किया, एक कॉलीमेटर लगाया ऐसे करके। ये क्या बोला मैंने? कॉलीमेटर। कॉलीमेटर क्या होता है चलिए मैं आपको सिखाता हूं, बहुत आसान है। चलिए, कॉलीमेटर का सिंपल सा मीनिंग बच्चों सिर्फ ये क्या करता है, जो अल्फा की रेज आ रही हैं, जो अल्फा की बीम आ रही हैं, उनको इधर उधर ना जाएं, वे सीधी सीधी जाएं, तो उसके लिए आपने क्या यूज किया है? कॉलीमेटर। ठीक, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अब इन्होंने बच्चों यहाँ पे इन तीनों ने मिलके एक गोल्ड की फॉइल ले ली। ठीक है जी, किसकी फॉइल ले ली? गोल्ड की। अच्छा, गोल्ड की फॉइल ली, क्यों गोल्ड की ली उस पर भी बात करेंगे। और ये बहुत पतली ली बच्चों, कितनी उसकी ली? 2 × 10⁻⁻7 मीटर, बहुत पतली गोल्ड की एक फॉइल ले ली। ठीक है, ये अल्फा जो पार्टिकल्स यहां से आ रहे थे ये इस पे ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपका जो कॉन्सेप्ट है एटम से जुड़ा हुआ बहुत क्लियर कर देगा बच्चों। चलिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे यहाँ पे बच्चों एक स्क्रीन बनाई। उन्होंने क्या बनाया बच्चों? एक स्क्रीन बना दी। ठीक है, किसकी बनाई? ये जिंक सल्फाइड। कहाँ की स्क्रीन बनाई है? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनाई है। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या? हुआ ये कि बच्चों इसमें से ज्यादातर गोल्ड फॉइल से जितनी भी अल्फा रेज आपने बाहर से यहां से डाली थी, ज्यादातर बाहर निकल गई ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसे करके। लेकिन कुछ रेज इसमें जब गोल्ड फॉइल पे पड़ी तो यहां से ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, इधर को और इधर को, बहुत कम हुई। ठीक है, ज्यादातर कैसे निकल गई? सीधी निकल गई, समझ रहे हैं? साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनमें से एक रे ऐसी भी ढूंढी उन्होंने, अल्फा रे की एक ऐसी रे भी ढूंढी जो ऐसी की ऐसी आई और ऐसी की ऐसी पलट गई। और ये सिर्फ 8000 में से एक रे ऐसी थी, 8000 में से कितनी? सिर्फ एक ऐसी थी जो वापिस पलट गई। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने स्क्रीन पे देखे, समझ रहे हैं? तो उन्होंने क्या देखा कि ज्यादातर रेज गोल्ड की फॉइल से पास होके सीधा निकल गई स्क्रीन पे। ठीक है, जहां इनको डिटेक्ट किया गया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है और डिटेक्टर लगा रखा है, उससे इसको
डिटेक्ट किया। बहुत सिंपल सी बात कह दी है। तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जी इसमें एक चीज और देखी कि इसमें से कुछ पार्टिकल्स जो हैं ऐसे स्कैटर हो गए, है ना, इसी वजह से इसका नाम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। और इनमें से एक रे ऐसी भी थी बच्चों 8000 में से 1 जो वापस हो गई। तो ये किसने बताया, ये बताया रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ये ऑब्जर्वेशन थी जो तीनों ने मिलकर बनाई। अच्छा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ बच्चों कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन्स क्या क्या निकाले मैं आपको बताता हूं। देखो ये आप पहले एक बात समझ लो ध्यान से, ये गोल्ड फॉइल है और बहुत पतली गोल्ड फॉइल ली है, तो जिससे कि कम से कम एटम इसके अंदर आए। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको एक सिंगल एटम की या बहुत सारे एटम ना लेके कुछ एटम्स को ही लेना है। आप स्टडी किसकी कर रहे हैं, एटम की। तो गोल्ड फॉइल के अंदर क्या है बच्चों, एटम्स ही तो हैं, तो इन्हीं की तो स्टडी कर रहे हैं। समझ रहे हैं। अच्छा तो यहां देखा कि ज्यादातर जो यहां चीजें हुई वो उनके ऑब्जर्वेशंस थी। उन ऑब्जर्वेशन से बच्चों कुछ कंक्लूजन निकाले। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाले, उन्होंने देखा जी ज्यादातर स्पेस जो है गोल्ड फॉइल में से ज्यादातर रेज अल्फा रेज सीधी निकल गई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस कहां पे, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है जी, ज्यादातर स्पेस कैसा है, खाली है। एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस कैसा है जी, खाली है। समझ पा रहे हैं बात को, कैसे पता लगाया, क्योंकि ज्यादातर रेस सीधी निकल गई, है ना, कहीं कहीं टकराई नहीं किसी से, तो सीधी निकल गई। तो इसका मतलब यही हुआ। फिर एक चीज और समझने की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि 8000 में से 1 ऐसी थी जो वापिस गई है। अब एक बात ध्यान से सुनो बच्चों, जरूर एटम के अंदर, ये मान लो एटम है और यहां इसके अंदर कोई ऐसी चीज है, जब इस पे रेज पड़ती है ना तो उनमें से एक रे वापस आ रही है ऐसे, तो जरूर कोई इस जैसी अल्फा रे इस पे आके पड़ी, सेम नेचर की कोई अंदर चीज रखी होगी एटम के, तभी तो ये वापस आ रही है। रिपेल होके वापस आ रही है, रिपेल होके तभी तो वापस आएगी ना जब सेम नेचर की हो। अल्फा पार्टिकल कैसे नेचर का होता है बच्चों, पॉजिटिव नेचर का। तो जरूर अंदर एटम के कुछ ऐसी चीज है जो बहुत छोटू सी है, बहुत छोटी सी है, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही रे वापस आई है, लेकिन ऐसे आई है कि वो पूरी पूरी पलट गई। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज समथिंग पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एन एटम। ठीक है, और वो बहुत ही छोटी सी जगह में है और उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो अल्फा पार्टिकल को वापस भेज देता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये अल्फा पार्टिकल को वापस कर देता है। इसका मतलब इन्होंने जो कंक्लूजन निकाला, इन्होंने निकाला कि कोई एक ऐसी चीज है जो एटम के सेंटर पे रखी हुई है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं उसको, ये न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ठीक है ना, और ये भी बोल दिया कि सारा मास इसी के अंदर कंसंट्रेट है पूरे एटम का। होल मास इज कंसंट्रेटेड। कहां पे कंसंट्रेट है, सारा मास कहां कंसंट्रेट है जी, एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पे कंसंट्रेट है, डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। वहां पे सारा मास कंसंट्रेट है। समझ रहे हैं, तो इन्होंने एक कंक्लूजन ये भी निकाल दिया बच्चों। तीसरी बात उन्होंने जो बात की, तीसरी बात भी बता देता हूं, जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। तीसरी बात इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है बच्चों, वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देने वाले हैं आगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम सीखेंगे कि रदरफोर्ड ने कैसे बताया कि न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 होता है। समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद उन्होंने एक बात और भी बोल दी। उन्होंने कहा क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, उन्होंने ये तो बोला नहीं कि ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, पर ये बोला कि ये घूमते हैं। और यहां पे जो इनके बीच का इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो भी यहां पे फोर्स है, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा देता है। इसी वजह से ये सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमने ये 4 पोस्टुलेट्स बच्चों, 4 जो इंपॉर्टेंट थियोरिटिकल मॉडल की जो बात की उन्होंने, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, उन पे बात कर ली
क्या बात की, ज्यादातर स्पेस खाली है, और दूसरी बात की कि सारा मास कहां कंसंट्रेट है, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का है। थर्ड बात हमने की कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 है। फोर्थ बात हमने की कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कराता है। देखा कितना आसान है। अब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं बच्चों कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे रदरफोर्ड ने और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कैसे पता लगाया, साइज ऑफ न्यूक्लियस का उनको अंदाजा कैसे लगा। एग्जाम में बहुत आता है बच्चों, कहते हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरीके से इस चीज को बताया कि जी न्यूक्लियस का साइज क्या है। तो इसको मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत डिटेल में सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। सीखते जाना है, बढ़ते जाना है, जानते जाना है, पहचानते जाना है। फिजिक्स को बहुत हल्का बनाना है और अपनी जो फिजिक्स की पढ़ाई है उसको एक नए मुकाम पे पहुंचाना है। चलिए तो मैं अब आपको ये सिखाता हूं कि रदरफोर्ड ने ये कैसे बताया कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है। तो मैं आपको इसके लिए बच्चों एक चीज सिखाता हूं। सपोज करिए ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, सारा न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, सिर्फ न्यूक्लियस की बात की। इधर से कौन आ रहा था बच्चों, यहां से आ रहा है अल्फा पार्टिकल। कौन आ रहा था जी इधर से, अल्फा पार्टिकल। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात। जब यहां पे बच्चों अल्फा पार्टिकल आ रहा था तो आप एक बात बताइए मुझे एक बात बताइए, यहां सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी। बहुत अच्छी बात, यहां सारी एनर्जी कैसी थी, काइनेटिक। लेकिन जब ये पार्टिकल बच्चों इस पॉजिटिव की तरफ को चलता है, कौन, अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ को चलता है तो रिपल्जन फेस करता है और यहां आके ये सारी काइनेटिक एनर्जी अपनी लॉस कर देता है, क्योंकि फिर इसके बाद ये रिपेल होके वापस पलट जाएगा। समझ रहे हो, तो यहां तक आके रुकता है। तो एक टर्म आपको सिखा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में बहुत आती है, डायरेक्ट पूछी जाती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या है, बहुत सिंपल है। कैसे है, चलिए एक बात बताइए बच्चों, यहां पे काइनेटिक एनर्जी थी, ये यहां आके सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। अब आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा है, क्या सीखा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/4πε0, पहला चार्ज दूसरा चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं इस बात को कुछ ऐसे लिख लूं कि ये K है, ठीक है, और मैंने बोला चार्ज जो Q1 है वो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है बच्चों, है ना, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये क्या है बच्चों, इसी को तो मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलता हूं। जो यहां से जब अल्फा पार्टिकल रुका है और जो न्यूक्लियस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। वर्ड से समझ रहे हैं ना, क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां तक अप्रोच करता है इसको ये। चलिए इसके बाद मैंने इसको ये नाम दिया। Q1 क्या होता है बच्चों, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होता है, बहुत सही बात है, समझ रहे हैं। अच्छा, जो न्यूक्लियस होता है बच्चों उस पे चार्ज कितना होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज जितने उसके प्रोटॉन हैं उसमें आप E से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज E होता है। और प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चों किसी भी एटम के अंदर, जितना उसका एटॉमिक नंबर है। मैं बात कर रहा हूं गोल्ड की, ये किसका लिया था आपने न्यूक्लियस, आपने गोल्ड फॉइल ली थी ना, तो ये न्यूक्लियस किसका है, गोल्ड का है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर वैसे तो होता है 79, लेकिन अभी Z माना है, तो एटॉमिक नंबर जितना उतने इसमें प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे E चार्ज, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज Ze। तो दूसरा चार्ज क्या हो गया बच्चों यहाँ पे Ze, और नीचे क्या R, समझ रहे हैं। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई है बच्चों, काइनेटिक से आई है ना। तो जहां पोटेंशियल एनर्जी लिखी है एक्चुअल में ये काइनेटिक एनर्जी तो थी जो कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल में, समझ रहे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हो जाएगा 2kZe² R0. This R0 is the distance between alpha particle and the nucleus. Smallest distance, closest distance, और this distance is known as closest approach. तो बच्चों यहां से closest approach क्या बन के आएगी, जरा ध्यान से देख के बताओ ना। R0 equals to 2kZe² upon kinetic energy. तो यहां से आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको अगर काइनेटिक एनर्जी यहां की पता है, जिस काइनेटिक एनर्जी से आपने अल्फा पार्टिकल को आगे भेजा था, अगर आपको यह पता है तो आप यहां पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल सकते हैं, है ना, बहुत सिंपल।
अब बच्चों बात ये नहीं है, बात हमें क्या समझनी थी कि हाउ द साइज ऑफ न्यूक्लियस बी डिटरमाइंड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस का साइज डिटरमाइन किया, मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे ऐसा हुआ। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है। अब यहां ध्यान से ये बात सुनने की ये है बच्चों, आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये सारा क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल आया, यहां तक आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक आया, और इसके बाद बच्चों ये पलट के चला गया, बहुत अच्छी बात। चलिए ये चला गया तो कौन रोक सकता है जाने वाले को, चला गया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, सपोज करिए ये सेंटर से ये डिस्टेंस, जिसको मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलता था, सपोज करिए ये 10 है। क्या है ये, 10 है। तो न्यूक्लियस क्या साइज का होगा, रफ अप्रोक्सीमेशन बताइए। यहां तक की 10 है, यहां से यहां तक की ये 10 है ना। और मैं ये बोल रहा हूं न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, यही तो है रेडियस न्यूक्लियस की, ये वाली, समझ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसकी जो रेडियस है, उसका जो साइज है बच्चों, क्या वो इस रेडियस के, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर अंदर होगा। ये यहां से लेके यहां तक की 10 है बच्चों, जिसको मैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल रहा हूं। तो इसके अंदर अंदर ये वाली डिस्टेंस आती है, ये वाली रेडियस आती है न्यूक्लियस की। तो इससे एक अप्रोक्सीमेशन तो मिला क्या, कि न्यूक्लियस का साइज 10 से छोटा छोटा है। अब वो चाहे 9 हो, 8 हो, 7 हो, लेकिन अप्रोक्सीमेशन मिला ना। इसी बात का फायदा उठाया रदरफोर्ड, जो अंकल थे रदरफोर्ड, उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया। उन्होंने बोला कि जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अंदर अंदर ही न्यूक्लियस का साइज आपको मिल जाएगा। तो इस हिसाब से उन्होंने बताया कि जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में निकाली, तो उन्होंने पाया कि जी वो इसमें आती है, इस रेंज में आती है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस आती है वो 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में आती है। तो न्यूक्लियस का जो साइज होगा बच्चों, वो इसके अंदर अंदर की रेंज में पड़ेगा। यानी कि अगर सपोज करते हैं अगर ये 6 × 10⁻⁻15 आ रही थी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां से लेके यहां तक की, तो जो न्यूक्लियस का साइज है बच्चों, यहां से लेके यहां तक का जो न्यूक्लियस का साइज है, जरूर वो क्या हो सकता है, 5 × 10⁻⁻15 मीटर भी हो सकता है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर भी हो सकता है, समझ रहे हैं, 1 × 10⁻⁻15। तो इसके अंदर आ रही है। तो हमने इससे पता लगाया कि ये सारी रेंज 10⁻⁻15 में आ रही है, तो जरूर लगभग न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर रहा होगा। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द रदरफोर्ड मॉडल। कंप्लीट मॉडल सीख लिया, बहुत अच्छे से सीख लिया। ये जानना बहुत जरूरी था, एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है, समझना है, जानना है, पहचानना है। तो उसके लिए बच्चों आपको रदरफोर्ड का जो है जितना भी एक्सपेरिमेंट में वो बात बोलते हैं उसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो हमने ये बात सीख ली बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। रदरफोर्ड चाचा ने जो भी बताया उसमें कुछ लिमिटेशन भी है क्या? हाँ, लिमिटेशन तो है, लेकिन हमारे लिए हमें एक इतना बड़ा प्राइज मिल गया है, रदरफोर्ड ने इतना बड़ी चीज हमें बता दी कि आगे हम एटम की स्टडी को बहुत सिंपली कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा रदरफोर्ड की लिमिटेशंस की। चलिए लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है बच्चों कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है, ऐसे घूमता है, तो वो बच्चों अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर हम रदरफोर्ड अंकल की बात पे बात करें तो उन्होंने बोला था ये न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कर रहा था ना? हाँ जी, कर रहा था। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा बच्चों तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता है। ये मैक्सवेल थ्योरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ एनर्जी रिलीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, धीरे धीरे इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो फिर एटम का एग्जिस्टेंस खत्म, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो ये पहली लिमिटेशन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात बच्चों, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर तो घूमते हैं, पर ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं, कुछ नहीं बताया, है ना। कोई ऑर्बिट नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, बस ये बताया घूमते हैं। और बच्चों साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जब ये एनर्जी रिलीज करेगा धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन, और आके किस में गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ, जब एनर्जी निकलेगी तो वो कैसी बननी चाहिए थी? इसके अकॉर्डिंग वो लगातार अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करेगा, तो सामने स्पेक्ट्रम बनेगा,
और बच्चों उस स्पेक्ट्रम में हर जगह पे ये कंटिन्यूअस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये एनर्जी आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखाई देगी। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में कुछ और ही हो रहा है। प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो एनर्जी मिलती है जब एटम इस तरीके से अगर एनर्जी लॉस करता है तो एनर्जी जो सामने स्क्रीन पे एक्सपीरियंस की जाती है या देखी जाती है वो टूटी हुई मिलती है, डिस्क्रीट मिलती है। यहां मिलेगी, फिर यहां कुछ नहीं मिलेगा, फिर यहां मिलेगी स्क्रीन पे, फिर यहां कुछ नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये डिस्क्रीट मिलेगी। तो ये बच्चों इनकी लिमिटेशन थी और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आ रहे हैं बोर्स बाबा। वो सिखाएंगे कि क्यों लिमिटेशंस जो यहाँ पे आ रही हैं उनमें क्या मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और वो बोर मॉडल हम सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर मॉडल। रदरफोर्ड से जो सीख लेके मॉडल बनाया गया है वो नाइल्स बोर के थ्रू बनाया गया है। नील बोर ने आप क्या किया है, उसने पिछली थ्योरी का यूज करके रदरफोर्ड की थ्योरी को गलत नहीं बताया, उसने कहा कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है और फिर उसने उसको आगे बढ़ाया। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, सीखना है, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आई होप आप वीडियो बहुत अच्छे से देखते हैं, जानते हैं इसको। और चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए मॉडल के साथ एटम के। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।